देखिए, अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि महंगाई काबू में होनी चाहिए। दूसरा, बेरोजगारी कम से कम होनी चाहिए। ये बैनुल-अक़वामी उसूल है। ये गुफ्तगू मैं चाहता हूं कि हमारे नए वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन साहब गौर से सुने। बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान की मईशत को दरपेश सबसे बड़ा मसला बेकाबू महंगाई है। बेकाबू महंगाई, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन भी कहा जा सकता है, ये एक ऐसी कैफियत होती है जहां पर चीजों की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। और हैरानगी की बात यह है कि अगर आप मौजूदा हालात से वाकिफ हों तो दिन ब दिन चीजों की कीमतें बढ़ती हैं। इससे कहेगी महसूलात बढ़ाओ, बिजली की मद में नर्ख बढ़ाओ, हर चीज के नर्ख बढ़ाओ, उससे महसूलात में इजाफा होगा। वो महसूलात इकट्ठा करके हमें दे देना। वो कभी गवर्नमेंट को ये नहीं कहेगी अयाशियां बंद करो, एसी बंद करो, ये बंद करो, वो बंद करो, बड़ी गाड़ियों में ना घूमो, इतनी ज्यादा मुलाजिम ना रखो। ये नहीं, नो। फिर गवर्नमेंट क्यों कर्जा लेगी भाई? गवर्नमेंट क्लाइंट है। वो कहेंगे अवाम पे ये करो, अवाम को वो करो, अवाम को ये करो, अवाम की गिच्ची मड़ोड़ो, अवाम को मुसीबत दो, अवाम को तकलीफ दो। कौन कहेगी? IMF। साथ में ये कह देगी यार अपने खर्चे भी जरा देख लो थोड़े से। अब उनको पता है यार अपने खर्चे तो देख लो, ये वाली बात तो हुकूमत सुनेगी ही नहीं। वो तो सिर्फ ये देखेगी भाई महसूलात बढ़ा दे। यार खान साहब का कसूर नहीं है, उनकी तस्वीर न दिखाया करें आप। खान साहब बेचारे तो हमारे बड़े सिंसियर आदमी हैं, इर्द गिर्द लोग ठीक नहीं है। खान साहब हमारे सिंसियर आदमी हैं। खान साहब भला क्यों चाहेंगे किसी गरीब को तकलीफ हो, परेशानी? मैं आपको सही बता रहा हूं, इमरान खान एक जेन्युइन आदमी है, बुरा आदमी नहीं है, नाइस आदमी है। ये जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, ये इनमें मसले मसाइल हैं। लेकिन मैं नहीं कहूंगा ज्यादा, क्योंकि फिर ये इर्द गिर्द लोग वाले खान साहब को कहेंगे कि इसको देखो भाई क्या बोल रहा है हमारे बारे में। तो ये हो गया एक मसला IMF का। तो सर ये मसला रिजॉल्व नहीं होगा, ये मैं शौकत तरीन साहब को अभी से ही बता रहा हूं। सर सॉरी हार्बिंजर ऑफ बैड न्यूज, मेरा काम आपको सही बात बताना है। और सही बात में शौकत तरीन साहब आपको बता रहा हूं कि आप IMF के मुखालिफ जितनी भी बात करेंगे, जितनी भी मुहिम चलाएंगे, वो कामयाब इसलिए नहीं होगी क्योंकि हुकूमत में लोग अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत अपने जो VIP प्रोटोकॉल है खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। ये देखें, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, VIP खत्म कर देंगे, VIP कल्चर खत्म कर देंगे, VIP प्रोटोकॉल। आपने कहीं देखा सर खत्म हुआ? नहीं हुआ ना शौकत तरीन साहब। तो आपकी बात करने तक सही है, उसके बाद इस पर अमल किस हद तक होगा ये देखना पड़ेगा। पावर टैरिफ, बात आपकी दुरुस्त है। अभी आपकी बात सर हो सकता है मान लें, पूरी दुनिया मसले मसाइल के अंदर है। IMF कुछ दिन तो रुक जाएगा पावर टैरिफ ना बढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो हमारी सर सर्कुलर डेट का मसला है ना, ये ट्रिलियंस में चला गया सर, ट्रिलियंस में। ये अब मैनेज नहीं होगा और ये इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है। देखिए, इसको ठीक किया जा सकता था, लेकिन सर बंदा जो लगाया वो सही नहीं था। आपकी बात नहीं कर रहा, सरकार ने बंदा ठीक नहीं लगाया, फिर खुद ही दिया। खैर, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। तो फिर इससे अंदाजा हो गया होगा आपको शौकत तरीन साहब कि महंगाई के खिलाफ जो आपकी कोशिशें हैं वो शायद इतनी कामयाब ना हो। इसमें थोड़ी आहिस्तगी लाने के लिए कुछ इकदाम जरूर आप कर सकते हैं, लेकिन सर जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कुलर डेट तो इस हद तक एक बड़ा मसला बन चुकी है कि अब उससे निकलना बहुत मुश्किल है। एक काम अच्छा कर दें सर, आप ये जो सोलर सेल्स हैं, सोलर बैटरीज हैं और ये जो सोलर पैनल्स हैं, इन पे से सर टैक्स हटा दें हर किस्म का, और इनका इंपोर्ट अलाउ कर दें, टैक्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट इनकी अलाउ कर दें। और उससे फ़ायदा ये होगा, और सर अक्सरियत में आपको बताऊँ ये चाइना से बन रही हो, चाइना के अलावा हम कहीं से ख़रीद भी नहीं सकते, हमारी सक्कत ही नहीं है। तो चाइना वाली सर खोल दें, आने दें सारा कुछ यहाँ पर, ताकि कम से कम इंडिपेंडेंटली ये पावर क्राइसिस से जो लोग घरों में टैकल करना चाह रहे हैं वो कर लें।
सर्कुलर डेट का मसला हल नहीं होगा सर, ये बर्डन करता चला जाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को। ठीक है, जो पावर एनर्जी वाले हैं वो नहीं चाहते कि सोलर आए पाकिस्तान में, कुछ सोलर आएगा तो फिर इनसे बिजली कौन खरीदेगा महंगी। लेकिन इस मुल्क को बचाना है तो सर महंगाई को कम करने के लिए यही एक तरीके हैं, और इसके साथ साथ सर बैंक की फाइनेंसिंग खोल दें तो बिजली का मसला काफ़ी हद तक सर कन्फ्रंट हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और सही से हम लोग इसे टैकल कर लेंगे एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पर। इंडस्ट्रीज को तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन कम से कम हाउस होल्ड्स के ऊपर महंगाई का बोझ कम हो जाएगा, ये एक पार्ट हो गया। दूसरी बात ये कि सर ये जो बैटरीज मखसूस सोलर के साथ लगती हैं, इन पर भी सर ड्यूटीज हटा दें, इससे भी कम से कम ये होगा कि कम से कम कुछ रिस्पाइट आवाम को मिल जाएगी, तो लोग सोलर की तरफ चले जाएंगे। अभी भी पाकिस्तान में काफ़ी सस्ता है, आगे जाके और सस्ता हो जाएगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब अहमद शफी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ माशी कारोबारी सनती शख्सियत है। वेलकम करता हूँ सर आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बात कुछ ऐसी है कि ना अब नए वजीर ख़जाना आ गए, तो पहले तो थोड़ा उनकी हमने घनघरच सुनी है, थोड़ा सा वो उन्होंने IMF को भी कहा है कि भाई समझना चाहिए बात को, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान की मईशत ऐसे दलदल में फंस गई है, और जैसे कहते हैं ना कि समुंदर बीच समुंदर मझधार में फंसी कश्ती है, इस तरह से हमारी मईशत है। अब इसको निकालने के लिए जो इकदाम लेने हैं ना सर, सबसे पहले मैं यही डिस्कस कर रहा था आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले कि जनाब महंगाई को कम करना है और रोजगार के मौके पैदा करने, इसमें सर आप इजाफा भी कर सकते हैं, चाहे तो इसी को आगे लेकर चल सकते हैं। जी देखिए शौकत तरीन साहब आए हैं काफी घनघरज के साथ, उन्होंने मुल्क की फाइनेंशियल सूरत हाल पर बात की है। उन्होंने ये भी बताया है कि कहाँ कहाँ लुकेनेस हैं, बड़े खुश दिली के साथ। वैसे कोई होता नहीं है कि सिटिंग गवर्नमेंट में बैठ के जो है वो अपनी बुराइयां करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही ट्रू पिक्चर जो है वो आपके सामने रखी। अब एक जो इसमें सबसे मैं समझता हूँ अहम बात वो ये है कि उन्होंने इस बात का इकरार किया कि IMF के साथ जिन शराइत पर मुआहदा किया गया था वो बहुत ही सख्त शराइत थी और पाकिस्तान को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आज जब ये रिव्यू करने जा रहे हैं तो ये बरमला कह रहे हैं कि हम शराइत को नरम करने की बात करेंगे, ना कि मजीद सख्त या इसी उस पर करने की बात भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा पॉजिटिव स्टेप है उनकी तरफ से। जो आप बात कर रहे थे कि आप किश्ती को मझधार से कैसे निकालें, तो यही तरीका है। साथ साथ उन्होंने एक और बात का भी अतिया किया है कि उन्होंने टैक्सेस बढ़ाने की बात नहीं की है, ना नए टैक्स लगाने की बात की है, बल्कि उन्होंने टैक्स रेवेन्यूज को मजीद जो है वो एक्सप्लोर करने की बात की है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। यही वो तो मुतालबा है जो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कारोबारी हजरात जितने भी हैं वो करते हैं कि जी हम तो अगर टैक्स दे रहे हैं तो हमें मजीद ना लादा जाए और नए टैक्स रेवेन्यूज तलाश की जाए जो एक पाई का टैक्स नहीं देते, उन लोगों से टैक्स दिलवाया जाए, ताकि एक हम न्यूट्रल प्लेइंग फील्ड पे चले और लोगों को जो है रिस्पाइट मिले। मैं ये समझता हूँ कि ये डायरेक्शन अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। आपने बात की कि पाकिस्तान की माशी हालत बहुत खराब है, मैं शायद इस बात से मुकम्मल एग्री नहीं करूंगा। माशी हालत बिल्कुल खराब जरूर होंगे, लेकिन एक रोबस्ट एटमॉस्फेयर है इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का। और मैंने पाकिस्तान की मईशत नहीं, मैंने कहा था पावर सेक्टर और सर्कुलर डेट की कैफियत ऐसी है कि वो अकेले शौकत तरीन साहब हल नहीं कर सकते। मैं मईशत के सिर्फ उसी हिस्से को छेड़ रहा हूँ कि जिसको उन्होंने थोड़ा सा छेड़ा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हल जब भी होगा जब हमारे पास रेवेन्यू होगा कि हम सर्कुलर डेट को कम करें, पावर कंपनी IPPs की पेमेंट को जो है वो पूरा करें। जो भी हमारे मुआहदे हुए हैं, चाहे सही या गलत, मैं भी उस बहस में नहीं जाता, लेकिन अगर मुआहदा पाकिस्तान की हुकूमत ने किया है तो उसको ऑनर करना हम सबका काम है। तो शौकत अली साहब की ये जो बात है वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है कि ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन अगर नए टैक्स रेवेन्यूज तलाश किए गए, नए टैक्स लगाए बगैर, टैक्सों को बढ़ाए बगैर, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी विन विन पोजीशन कोई नहीं होगी। लातादाद ऐसे सेक्टर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर कि जिन पर एक पाई का टैक्स नहीं लगता है और वो स्कॉट फ्री चले जाते हैं। मैं फिर ये कहूंगा कि ये डायरेक्ट टैक्सेशन वाली बात जो एक्सोर्स डिडक्शन है उसको हम मिनिमाइज करें और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मजीद बढ़ाने की बात करें कि पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने के रिवाज कम है। अब आप टोटल कलेक्शन में देख लें तो मैं ये समझता हूँ मेरे अंदाजे के मुताबिक 65 से 70% जो है वो हम डायरेक्ट टैक्सेस ले लेते हैं, 30-35% जो है वो हमें सर देखे ना आप, बीच बीच में लोग आ जाते हैं कुछ और वो कहते हैं कि जनाब हम 50,000 रुपए के ऊपर ID कार्ड मांगेंगे, तो जाहिर बात है रिटेल का भट्टा तो बैठ जाएगा ना सर।
इस तरह की हरकतें करने से तो नुकसान होगा ना पाकिस्तान की मईशत को। क्या कहते देखिए, हैं? दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप रिटेल परचेसिंग करने जाए और आपसे आईडी कार्ड मांगा जाए, उस पर तो ऑलरेडी टैक्स लगा हुआ है। अब आप किस बात का आईडी कार्ड मांग रहे हैं? ये बात शायद हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं पिछले जो थे उनकी समझ सर, में एयर नहीं आई। कंडीशनर नहीं आता कि 50,000 रुपए के अंदर, आप मुझे बताएं। टीवी नहीं आता 50,000 रुपए के अंदर, बहुत सारे फ्रिज नहीं आते, इस तक के बहुत सारी वॉशिंग मशीन ही नहीं आती 50,000 रुपए के अंदर, उसके ऊपर आप बिल्कुल नहीं आईडी कार्ड आती। मांगे। मैं सख्त मुखालिफ हूँ कि रिटेल स्टेज पर आप रिटेलर से आईडी कार्ड मांगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि आप बहैसियत रिटेलर टैक्स पे कर रहे हैं अपनी सेल्स के ऊपर, तो जब आप अपने टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर कंज्यूमर को क्यों चार्ज करने की बात कर रहे हैं? वो रिटेल स्टेज जो है वो आखिरी स्टेज होता है, इसके बाद वो बिक नहीं रहा होता। एक एक चीज बिक रहा है तो इसका मतलब है कि वो रिटेल बिक रहा है और वो कंज्यूमर के हाथ में जा रहा है। तो ऊपर से सप्लाई जो मैन्युफैक्चरर है वो टैक्स देता है, होलसेलर टैक्स देता है, तो उसके बाद फिर रिटेलर को टैक्स देने की मैं समझता हूँ कोई जरूरत नहीं आती। ना उसकी शनाख्त मांगी जाती है, दुनिया में कहीं नहीं मांगी जाती। इस तरह तो हम अपनी सेल्स को, जो मैस सेल्स हैं उसको मिनिमाइज करेंगे। ये पैसे भी अगर काला धन है तो ये बाजार में आ रहा है ना, मेन स्ट्रीम में आ रहा है, तो हमें तो ये सेल्स बढ़ानी चाहिए कि ये काला धन मेन स्ट्रीम में आ जाए और काला धन मार्केट से मिनिमाइज हो जाए। वैसे ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। ये आपने कहा है कि कंजम्पशन को इंप्रूव करने के लिए कंज्यूमर्स को इजाजत दी जाए कि वो और कंज्यूमर्स खरीदें और ऐसी चीजें, डिस्पोजेबल्स खरीदें, ऐसी चीजें खरीदें जो ड्यूरेबल नहीं है, ताकि ये पैसा जो है ये सिस्टम में आ जाए, डॉक्यूमेंट हो जाए। तो ये तो अच्छी चीज है सर, इसको तो इनकरेज करना चाहिए ज्यादा ज्यादा। क्या कहते हैं आप? जी मुझसे सवाल किया? जी अहमद चुनाई साहब, आपसे सवाल किया मैंने कि ये तो करना चाहिए, तो अच्छी चीज है। जी देखिए, डेफिनेटली हम हमेशा इसी पे बहस करते रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मैं कहता रहा हूँ कि कोई आकर रिटेल में अगर 30-40 हजार के रुपए के सूट आपसे ले जाता है तो ले जाए, और 50,000 की भी ले जाता है तो ले जाए। उसके अगर काला धन भी है तो वो मेन स्ट्रीम में आ रहा है, उस पर टैक्स तो आप दे रहे हैं, उसकी सेल्स पे, उसकी सेल्स पे आप सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं। आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं एफडीआर के साथ। जितने भी बड़े बड़े सेल्स आउटलेट हैं पाकिस्तान में इस वक्त सारे डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए हैं, तो आपकी सारी सेल्स डॉक्यूमेंटेड है। तो आने दें, मैं खुद यही कहता हूं, मैं कहता हूं आने दें, बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़ के ये कहता हूं कि जो एसेट्स में भी लगाना चाह रहे हैं, जो इंडस्ट्री भी लगाना चाह रहे हैं, उनको टैक्स से मुबर्रा का खत्म करो। ये स्ट्रेस टेंशन कहां से लाए, किधर से लाए, क्यों लाए? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, उसको क्लैरिफाई। शॉर्ट ब्रेक। आपकी आदत है हमेशा गुफ्तगू में बड़ी भारी बात कर देते हैं, बड़े नरम और शाइस्ता अंदाज के अंदर। आपने बहुत बड़ी बात कर दी और आगे चल पड़े। अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप जरा रुक जाएं। बात यह कि सर, पहले भी ये जो मार्केट है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की, यहाँ पर 5 बड़ी पार्टियां खेलती थी पाकिस्तान में, और अब मैं कुछ नहीं कह सकता, आप इसको बेहतर समझते होंगे। जैसे पहले स्टॉक में 5 बड़ी खेलती थी, फिर उसके बाद आपने बताया था कि स्टॉक में क्योंकि इस्लाहात हो गई तो अब वो वाला सिलसिला नहीं रहा। लेकिन प्रॉपर्टी में तो इन बड़े 5 ग्रुपों को रोकने वाला कोई भी नहीं, और ये वो हैं जो नजरों से ओझल हैं। इनका सरमाया तो शायद अरबों रुपयों, शायद डॉलरों में हो, तो ये जब चाहे पैसा खींच लें, फिर क्या होगा? मैं जरा, आवाज आपकी डिस्टर्ब आ रही है, दोबारा कहिए आखिरी क्या? मैंने कहा जैसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5 खिलाड़ी थे, आप लोगों ने इस्लाहात की तो मामला बदल गया वहां पर, लेकिन अब रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के जो 5 बड़े खिलाड़ी हैं, जब चाहे पैसे निकाल लें, फिर क्या होगा? देखिए, प्रॉपर्टी जो है ना, उसमें मैं नहीं समझता कि किसी ग्रुपों की इजादारी हो। वो तो हर आदमी करने को तैयार बैठा हुआ है। अक्रॉस द बोर्ड लोग जो है वो प्रॉपर्टी के काम में जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, रियल एस्टेट में जाते हैं, ब्रोकरेज में जाते हैं। ये बहुत सारे इसके एवेन्यूज हैं जो अपनी जगह पर हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एवेन्यूज जब नजर आए, जब कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रही हो। अगर हमारी सीमेंट की जो सेल्स है वो पिछले साल से 80% ज्यादा है, तो मैं समझता हूँ वो 500% ज्यादा होनी चाहिए थी, जब जाके हमारा मईशत। लेकिन अहमद चुनाई साहब, यहाँ पर देखे ना, आप खुद जानते हैं इस चीज को, ओवर सप्लाई क्रिएट हो गया है बहुत सारे यूनिट्स का। हर इलाके में नहीं, हर इलाके में नहीं, मैं गलत बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर जहां पे वैक्यूम था वहां पे ओवर सप्लाई क्रिएट हो गया है। उस ओवर सप्लाई को कवर करने के लिए किसी न किसी दिन तो कीमतों पे दबाव आएगा। ये तो एक फैक्ट है सर।
देखिए उसमें दबाव इसलिए नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊं कि जब गवर्नमेंट ने जो आसान कर्जा स्कीम दी है घरों के लिए, जिसमें बहुत ही आसान शराइत पर कर्जे भी दे रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा कोई बैकअप गारंटी भी शामिल नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वहां से जो है वो सरमाया जब पाइप इन होगा तो बैंकों का प्रोग्राम है कि 500-600 अरब जो है वो फौरी तौर पे आ जाए, और मेरे ख्याल 200-250 अरब इन्होंने डिस्पर्स भी कर दिए हैं। तो इसमें जो है वो एक साइकिल जो है वो लोगों का चलना शुरू हो जाएगा, लोगों की जो घरों की जरूरियात हैं वो भी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम लगेगा, लेकिन ये साइकिल अपनी जगह पे घूमेगा जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, ये साइकिल आप कह रहे हैं घूमेगा तो जरूर को, हमने तो सर चीजें देखी हैं आपकी शागिर्दी में, हम ये देखते ही आ रहे हैं कि कभी मार्केटें ऊपर चली जाती हैं फिर नीचे आ जाती हैं, फिर हर चीज के दाम कभी ऊपर कभी नीचे होते ही रहते हैं। ये तो कारोबार का असूल है, क्या इससे घबराना चाहिए या चीजों की कीमतें ऊपर से नीचे आए किसी भी मार्केट में? क्योंकि सरमायाकारी का तो ये असूल है, कीमत कभी बढ़ेगी और कभी क्या कहते हैं। देखिए मैंने आपको हमेशा मशवरा दिया है और तमाम इन्वेस्टर्स को मशवरा दिया है कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आना चाहता है उसके लिए विन विन पोजीशन रहेगी, कभी ना कभी उसकी बारी जरूर आएगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म विजन के साथ जाएंगे तो शायद आप नुकसान करके ही बाहर निकलेंगे। ये एक मार्केट का उसूल है, सारी दुनिया का एक मुनज़्ज़म उसूल है। हम शायद इतने पेशेंट नहीं हैं, हमें लगता है कि जी बहुत सारा सरमाया चला गया बेच के भाग जाओ, पता नहीं इसका दाम कब ऊपर आएगा, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज का टर्न अराउंड जरूर आता है, और मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली जो आपको गेन है वो बहुत अच्छा गेन मिलता है। पाकिस्तान में आज भी जो कैपिटल यील्ड है उसका 3 साल का एवरेज देख ले तो 27% के करीब है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 8-9% आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आइडियल मार्केट है दुनिया की, किसी भी आप मुल्क को उठा के देख ले, ये वो रिटर्न्स हैं कि जो विन विन रिटर्न्स हैं। जिन फॉरेनर्स को पाकिस्तान मार्केट की समझ आ गई है वो मुस्तकिल इसमें काम कर रहे हैं। वो जरूर है कि कभी मार्केट में आते हैं, कभी एग्जिट लेते हैं, कभी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। ये सारे सिलसिले जो हैं वो एक कारोबार है, उसको कारोबार की तरीके से चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। और जितनी फॉरेनर्स की डिमांड आपके सामने नजर आ रही है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को देखते हुए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ज्यादा फैसिलिटेशन ये आ गया है कि जो पाकिस्तान का रोशन डिजिटल अकाउंट है जिसके जरिए स्टॉक एक्सचेंज में पैसे आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी सक्सेस है। तो अच्छी चीजें हो रही हैं, और अहमद शहजाद साहब आपने उनकी निशानदही भी कर दी। यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर वक्त मेरे पास चूंकि थोड़ा कम होता है, आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से इस मौजू को आगे लेकर चलेंगे। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस। फेसबुक यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।